वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। ये आपकी पूनम गांधी की बुक है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो टुडे वी विल डिस्कस फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ फ्यूल। हेनरी फ्यूल was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and सर started आपकी वॉइस working ब्रेक हो रही है। and started working as engineer in coal mine company. अभी हो रही है वॉइस ब्रेक। यस सर। In 1888 he was promoted as a managing director of a company. At that time the company was the situation of insolvency. मतलब जब उसको वहां प्रमोट किया गया उस टाइम कंपनी की सिचुएशन इंसॉल्वेंसी में यानी दिवालिया होने की स्थिति में थी कंपनी। He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from its this situation and he succeeded. उसने उस सिचुएशन से बाहर निकाला और सक्सीड किया कंपनी। When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. The major contribution of fuel, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे फ्यूल के? एक तो उसको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कहा जाता है, हेनरी फ्यूल को। उसने टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटीज में क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया कि टेक्निकल एक्टिविटीज कौन सी होती है और मैनेजरियल कौन सी होती है। उसने आइडेंटिफाई किए स्टेप्स मैनेजमेंट को करने के कि पहले हमें प्लानिंग करना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड मोर। He developed 14 principles of management which act as guidelines for manager to perform managerial activities. उसने 14 प्रिंसिपल जो डेवलप किए हैं मैनेजमेंट के, वो गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि कैसे वो अपनी एक्टिविटीज को, मैनेजरियल एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करे। अब आवाज सही आ रही है वैभव? यस सर। तो सबसे पहला उसने प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है दोबारा बता देता हूँ आपको। ये प्रिंसिपल्स जो है फ्योल ने जो डेवलप किए हैं, उसमें उसने ये बताया है कि अगर आप ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज कर परफॉर्म करने में, जो आपको टास्क दिया गया है जिसकी वजह से आप सैलरी ले रहे हो कंपनी से, वो काम करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुए हैं, ये इसके ऊपर उसका 30 साल का या 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद उसने ये प्रिंसिपल डेवलप किए हैं फ्योल ने। तो पूरे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप हुए हैं। तो उसने बिल्कुल श्योरिटी से कहा है कि भैया ये प्रिंसिपल आप फॉलो करो और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो वैभव, आप मैनेजर लगते हो किसी कंपनी में। अब आपको यहाँ तो 14 प्रिंसिपल मिल रहे हैं, सपोज करो आपको प्रिंसिपल्स नहीं मिले, तो आपको तो बड़ी टफ सिचुएशन से काम करना पड़ेगा, हर चीज को सूझबूझ करके, सोच समझ के। लेकिन फ्योल ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि अगर आप 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा।
लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा बिल्कुल तरीके से। तो इसके लिए आपको यूज करने आने चाहिए प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल उसने कहा है फ्योल ने, डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the whole work must be divided into small tasks and units instead of assigning the whole work to one person। मतलब सारा ही काम एक पर्सन को दे दिया जाए, इसकी बजाय उसने कहा काम को छोटे छोटे यूनिट्स में और स्मॉल पार्ट्स में बांट दो। और जो वो काम हमने यूनिट्स में बांटा है ना, यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू द वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है हर चीज को, कि जो आपने यूनिट्स काम के बांटे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बांटे हैं, तो आप उसको क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, उसकी एबिलिटी के, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बांटो, जो काम कर सकता है। When a person is performing a part of job again and again, जब एक आदमी एक ही काम को बार बार करेगा रिपीटेडली, he will become perfect and specialized in doing that, and efficiency level will improve। क्योंकि एक ही काम को वो बार बार करेगा, तो उसका एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटे? समझ आ रहा है? यस सर। Fuel said not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into small segments। छोटे छोटे भागों में बांट लो उनको। जैसे एग्जाम्पल उसने दिया है, इन अ बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश, एक पर्सन कैश रिसीव करता है। वन पर्सन इज गिविंग कैश, एक कैश देता है। वन इज मेकिंग एंट्री इन द पासबुक, एक पासबुक में एंट्री कर रहा होता है। वन इज गिविंग अ लोन, एक लोन की प्रोसेसिंग कर रहा होता है। वन इज डूइंग एफडी, एक एफडी का काम कर रहा होता है। सारे पर्सन एक ही पर्सन तो सारा काम नहीं कर रहा होता। उसने बैंक की एक्टिविटी को सिगमेंट में बांट दिया, स्मॉल सिगमेंट में, कि कैश रिसीव करने का, कैश पे करने का। कुछ लोग डिपॉजिट कराएंगे, कुछ लोग विड्रॉ कराएंगे, कुछ लोग एंट्री कराएंगे कि पासबुक में, और कुछ लोग लोन के लिए आएंगे, कुछ लोग एफडी के लिए आएंगे। सो वर्क इज डिवाइडेड इन द बैंक, ऑपरेट एफिशिएंटली। और देखो जैसे उसने बांट दिया काम को, तो बैंक का काम क्या हो गया, स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल एफिशिएंटली चल रहा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का, जब भी किसी कंपनी में आप जाते हो और आपको ये लगता है कि यहाँ काम ठीक नहीं चल रहा है, तो आप सबसे पहले वहां प्रिंसिपल फर्स्ट देखो, क्या डिवीजन ऑफ वर्क है यहाँ। अगर डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर तरीके से है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा उसको, राइट। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है डिवीजन ऑफ वर्क के? स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक ही पर्सन बार बार एक काम को करेगा, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा उस एक्टिविटी का, और उसकी पर्सन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी बार बार वही काम करने से। ये दो बेनिफिट्स हैं इसके। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आती है। क्या? लैक ऑफ एफिशिएंसी। सपोज करो हमने किसी को काम दे दिया, उसको काम ही नहीं आता वो, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। अब बाई चांस कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ, हमने मैकेनिकल का काम दे दिया उसको, उसको आ भी गया काम, स्पेशलाइज तो नहीं रहेगा ना वो उस चीज का। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कई बार क्या होता है, हम गलती से एक ही काम दो पर्सन को दे देते हैं, तो उसमें कई बार एक चुपचाप बैठा रहता है, चलो कर तो रहा ही है, मेरा तो नाम चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है।
अब डिवीजन ऑफ वर्क के लिए अगर आपको याद रखने हैं कीवर्ड, क्या याद रखोगे? डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स के काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करो, डिपार्टमेंट क्रिएट करो, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, जो काम को बांटो उनकी कैपेबिलिटी की, उनकी क्षमता के आधार पे बांटो, ऐसे ही ना किसी को भी काम सौंपो आप। बेस ऑफ फंक्शनल फोरमेन टेक्निक, कि जो जिसका काम है उसके हिसाब से। बेस ऑफ डेलीगेशन कंसेप्ट, डेलीगेशन मतलब किसी को काम सौंपने का, आगे पूरा चैप्टर करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, तो डेलीगेशन बेस उसके मान के चलेंगे उसको। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, सिंपल सी बात है, अथॉरिटी क्या है? कि डिसीजन लेने की पावर होने, तो अथॉरिटी है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, टाइम पे काम पूरा करके देना, आंसरेबिलिटी होना, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। किसी को हमने ज्यादा अथॉरिटी दे दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? मिसयूज कर लेगा फालतू अथॉरिटी को। और एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्क टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज्यादा दे दी है लेकिन अथॉरिटी उसको ज्यादा नहीं दी है उसके अकॉर्डिंगली जितनी चाहिए थी, तो वो काम ही टाइम पे नहीं कर पाएगा, राइट? An organization should build safeguard against misuse or abuse the managerial power। तो इसलिए उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पैरिटी, पैरिटी का मतलब बैलेंस बना के देना चाहिए। एग्जाम्पल है इसमें, इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इन 1 वीक, एक वीक का टाइम दिया है हमने, उसको कहा कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, बट ही इज नॉट गिविंग गिवन अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल। लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है आप मंगवा लेना। If there is no raw material available in the storeroom, as the result, he could not complete the target of producing 100 यूनिट on time। क्योंकि हमने उसको 100 यूनिट का टारगेट तो दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन उसको ये नहीं रहा, उसको ये एक अथॉरिटी नहीं दी, ये पावर टू टेक डिसीजन नहीं दी, ये स्टेप जो उसको छोड़ दिया कि भैया अगर स्टोर रूम में आपको माल नहीं मिलता, रॉ मटेरियल नहीं मिलता, तो आप खरीद लेना। तो स्टोर रूम में उसको माल नहीं मिला, रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो वो काम नहीं कंप्लीट कर पाया। द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस वर्कर को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दी गई, नॉट द मैचिंग अथॉरिटी टू कैरी ऑन द वर्क, काम को पूरा करने की अथॉरिटी नहीं दी गई। तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द लेस अथॉरिटी रिजल्ट ऑफ द नॉन कंप्लीशन ऑफ द जॉब, या तो क्वालिटी नहीं आएगी काम में, या वो काम नहीं पूरा हो पाएगा, राइट? अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल के? नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, के जब हम बराबर बराबर बैलेंस बना के देंगे ना, तो मिस यूज नहीं होगा कोई भी अथॉरिटी का। हेल्प हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजीली उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पूरी हो जाएगी बिना देरी के, विदाउट एनी डिले। और उसकी दिक्कतें क्या है? डिले इन वर्क और कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू द लेस अथॉरिटी। अगर हम कहीं से भी थोड़ी सी गलती हो जाती है ना, कम अथॉरिटी देते हैं,
तो काम में देरी हो जाती है, कई बार कंप्लीट ही नहीं हो पाता। और अगर हम एक्सेस अथॉरिटी दे देते हैं तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज कर लेता है वो। और तीसरा है ओवर बर्डन विद द वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कीवर्ड जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे हमें। एक तो मैच, पैरिटी, इक्वेलिटी एंड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो ये कहते हैं फ्योल इसमें कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉपर मात्रा में हमें मिलनी चाहिए। ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, ना ही अथॉरिटी आपकी ज्यादा हो। ना अथॉरिटी कम हो, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस। उसके बाद एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर द वर्क असाइंड टू इंडिविजुअल। वही बात है कि उतनी अथॉरिटी जो उतनी देनी उतनी अथॉरिटी हमें मिलनी चाहिए जितना कि हमें वर्क मिला है। गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, जो मैं कल बता रहा था आपको। डिसिप्लिन तीसरा प्रिंसिपल आपका आता है। पहला आपका डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, दूसरा आपका हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा प्रिंसिपल आपका आता है डिसिप्लिन, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। मतलब क्या है, फॉलो करने पड़ेंगे हमें कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो भी है। जब भी आप एम्प्लॉय लगते हो ना तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है कि भी क्या क्या काम आप करोगे, क्या कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीज। उसके बाद इसमें डिसिप्लिन और क्या बताता है, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। कि जो आपके सुपीरियर, जो आपके बॉस है ना, वो गुड होने चाहिए, अपने कमिटमेंट पे खरे उतरने चाहिए। तीसरा है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सुबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। कि जो सुबॉर्डिनेट कौन होता है, जो काम करता है। सुपीरियर कौन होता है, जिसके अंडर सुबॉर्डिनेट काम करता है। सुबॉर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं अधीनिस्थ। अधीनिस्थ का मतलब जो अंडर काम कर रहा होता है। सुपीरियर उसका इमीडिएट बॉस होता है। उनके बीच फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए कि क्या क्या काम करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या सारा सिस्टम है। उसके बाद मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल। दोनों के लेवल पे अपनी अपनी कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। और दोनों के लिए पेनल्टी भी होनी चाहिए फिक्स है। अगर एम्प्लॉयर गलती करता है उसको भी पेनल्टी लगनी चाहिए। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन खाली एम्प्लॉय के लिए ही वर्ड नहीं है ये। अब फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सुबॉर्डिनेट लेवल। देखो फ्योल ने क्या कहा है कि सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट दोनों के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। द डिसिप्लिनरी रूल shall not be applicable only for on subordinate। खाली एम्प्लॉइज के ऊपर जो जो अंडर काम कर रहा है उसके ऊपर डिसिप्लिन नहीं लागू होता। बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल। हर एक लेवल पे जरूरी है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय मस्ट ओनर देयर कमिटमेंट। एम्प्लॉय ने जो कमिटमेंट की है ना कि इतने टाइम में ये काम करके देंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो उनको वो पूरा काम करना चाहिए। उसको डिसिप्लिन माना जाएगा उनका। और ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मस्ट ऑल्सो मीट देयर कमिटमेंट बाय मीटिंग देयर प्रोमिसेस। सुपीरियर को भी पूरी कमिटमेंट करनी है, पूरी अपनी जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है उनको, इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, वेजेस रिवीजन का। क्लियर। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसके, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में।
खाली एम्प्लॉय नहीं चलेंगे, एम्प्लॉयर भी सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इसकी दिक्कतें क्या है? डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड चाउस। पता है क्या करते हैं एम्प्लॉइज, जो सुपीरियर, वो डिसिप्लिन का मतलब उनको ही वो बताते हैं, डिसिप्लिन का मतलब उनको बताते हैं कि तुम्हारे लिए है डिसिप्लिन। कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो। जबकि डिसिप्लिन टेलर ने क्या, फ्योल ने क्या कहा है, वो दोनों की कमिटमेंट होती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब क्या होता है, कई बार इम्प्लॉय तो अपना डिसिप्लिन से काम कर रहा है लेकिन इम्प्लॉयर डिसिप्लिन नहीं यूज कर रहा है। तो क्या होता है, इम्प्लॉय डीमोटिवेट होकर कम काम करना शुरू कर देता है, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जितना काम वो कर पाता है कर नहीं सकता, वो करता नहीं है। डिले इन वर्क ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रूल रेगुलेशन। रूल रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, काम में देरी होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ अ कमांड, अकॉर्डिंग टू, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक बॉस से ही कमांड मिले। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड शुड बी अकाउंटेबल फॉर वन सुपीरियर। मतलब एक ही बॉस कमांड दे, उसी के लिए ही वो अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो एम्प्लॉय। इफ ही रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, ही विल गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज होगा, काम प्रॉपर कर नहीं पाएगा। जैसे इफ एम्प्लॉय ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि स्लो प्रोडक्शन करो, क्वालिटी मेंटेन करनी है हमें, क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही तेजी से तुम प्रोडक्शन निकाल रहे हो। और सेल इंचार्ज कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हमें गुड्स चाहिए, फटाफट फटाफट करो। अब वो किसकी मानेंगे एम्प्लॉय, प्रोडक्शन वाले की मानेंगे या सेल्स वाले की मानेंगे? दो बॉस हो गए ना। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय गेट कंफ्यूज्ड एज टू हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम। किसकी प्रोडक्ट किसकी इंस्ट्रक्शन माने वो। ये देखो इसने डायग्राम में भी बताया हुआ है कि ये सही है और ये गलत। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। ये बड़े समझने का काम है, दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा इसमें आपको। दैट दैट इज द efforts of all members and employees of the organization must be directed toward one direction। कि सारे एम्प्लॉयज के और एम्प्लॉयर्स के जो एफर्ट्स है एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो कुछ कह रहा है दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा है। इससे वो कॉमन गोल को अचीव कर सकेंगे अगर एक डायरेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो वैभव ने एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनाया हुआ, उसमें कॉस्मेटिक्स का भी प्रोडक्शन होता है, मेडिकल मेडिसिन का भी प्रोडक्शन होता है, और कन्फेक्शनरी का भी प्रोडक्शन होता है। तो ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन मार्केट। अब देखो, कॉस्मेटिक्स की अलग मार्केट होगी, मेडिसिन की अलग मार्केट हो गई, और कन्फेक्शनरी की अलग मार्केट होगी, तीनों की अलग अलग मार्केट है ना। इट्स ओन बिजनेस इन्वायरमेंट, हर एक का अपना अपना बिजनेस इन्वायरमेंट है, तीनों यूनिट्स का, तीनों जो आपके चल रहे हैं। ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट, हर एक डिवीजन अपना अपना टारगेट लेके चलेगा। कॉस्मेटिक्स वाला तो लेडीज को लेके चलेगा, मेडिसिन वाला दोनों को लेके चलेगा, ठीक है ना। कन्फेक्शनरी वाला भी दोनों को लेके चलेगा, सबका अपना अपना टारगेट है, ठीक है। एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट।
मतलब इसमें क्या होगा, हर एक डिवीजन को अपना टारगेट, अपना प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पर्सन को कहेंगे तो कॉस्मेटिक्स का भी प्लान बना, इसका भी प्लान बना। इन्हें कहा हर एक यूनिट के लिए अलग मास्टर होना चाहिए बिल्कुल उसका। Every employee of that division must be put the effort toward the achievement of plan of their division under the direction of one head only. No account should be working of different department overlap. मतलब क्या है, अगर हमारे तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, जेड एक्स वाई जेड, ओनर जो है एक है, डब्ल्यू है इनका, तो इसमें अलग अलग हेड होने चाहिए, अलग अलग प्लान होने चाहिए, अलग अलग सिस्टम। इन्हें कहा इनको आपस में क्रॉस ये ना करो कि ये काम ये भी कर लेगा ये भी कर लेगा। समझ रहे हो बात को? ये यूनिटी ऑफ कमांड से डिफरेंट है। देखो, डिफरेंस प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट वन बॉस वन सुबॉर्डिनेट, कि एक सुबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, उसके दो बॉस ना हो। लेकिन दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट वन यूनिट, एक यूनिट जो 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 अपने यूनिट जो कॉस्मेटिक्स हैं उसका एक प्लान होना चाहिए अलग बिल्कुल। द मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू कंफ्यूजन ना हो बार बार, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहे उनकी। और द पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज डायरेक्ट टुवर्ड द एम्प्लॉय। देखो, कॉस्मेटिक्स वाला है अगर एक हम, तो वो कॉस्मेटिक्स की इंस्ट्रक्शन देगा ना सारी। अगर हम एक ही में मर्ज कर देते हैं, कभी वो एक ही पर्सन है, कभी वो कॉस्मेटिक्स की दे देगा, कभी वो उसको कन्फेक्शनरी की दे देगा, क्योंकि उसको सारा काम करना है। तो इसलिए इसमें इसलिए अलग किया इसने कि वो अपने अपने ही प्लान की उसको डायरेक्शन देगा, कंफ्यूज नहीं होंगे वहां भी एम्प्लॉइज। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉइज क्लैरिटी इन माइंड। इसमें एम्प्लॉइज के माइंड में क्लैरिटी रहेगी। इसमें फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होल, मतलब वन एक यूनिट के बारे में क्लैरिटी रहेगी प्रॉपर तरीके से, उस यूनिट में क्या क्या काम करने हैं। यहाँ एम्प्लॉय के माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे किसका ऑर्डर मानना है। और यहाँ एम्प्लॉय को यूनिट के बारे में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे इसी का यूनिट का काम देखना है। द प्रिंसिपल रिजल्ट है सिस्टमेटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। इससे सिस्टमेटिक वर्किंग और इम्प्रूव एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी वर्कर की, कंफ्यूजन रिमूव होगी। और इसमें कोऑर्डिनेशन बनेगा, क्योंकि एक ही जैसी एक्टिविटी एक यूनिट में होगी। ये तीन यूनिट है, इसकी अलग एक्टिविटी होगी, इसकी अलग एक्टिविटी होगी। लो, आज इसके 5 प्रिंसिपल कराए हैं, ठीक है।